हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका जून में संभावित है और ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है एकेडमिक्स में जाने के लिए। तो इसी सिलसिले में एक आज मैं डिस्कशन छोटा सा करने जा रही हूँ एक टॉपिक के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है वो आपके जुडिशियल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर होता है वहाँ आप किसी भी स्टेट का जब अगर तैयारी कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक पार्ट है, तो इससे रिलेटेड आप कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स से डिस्टिंग्विश करके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि क्या ऐसा एसेंशियल फीचर्स है जो कि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि डिफरेंट किस तरीके से है। इससे इस लेक्चर से आपको क्या क्या पता चलेगा। एक तो कि आपको सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ में आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं जो कि बहुत ही इंट्रिंसिक रोल प्ले करते हैं। दूसरी आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके की चीज़ें फॉलो होती है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे डिफरेंट है। हमने कौन कौन से ऐसे फ़ीचर हैं जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन जो है वो हमने किस हिसाब से किया है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले तो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पे लिखित जो हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ पे आपको 395 आर्टिकल्स जो कि अमेंडमेंट के थ्रू अगर बात किया जाए तो उसका संख्या जो है वो ऑलमोस्ट 470 हो गया है। हालांकि अब हम उसमें वो अमेंडमेंट्स की जो हम बात करें उसमें आप जो आर्टिकल्स हैं उसके ए बी इस तरीके से अगर आप ऐड करेंगे तो हालांकि कहा जाता है कि 395 ऐसे आर्टिकल हैं। उसके बाद जो इनिशियल तौर पर अगर देखा जाए तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और आपके 8 शेड्यूल थे जो इनिशियल एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अब 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स जो है हम इसको कहते हैं। विथ अमेंडमेंट्स इसको 470 भी कहा जा सकता है। ये आपको मैं बता रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जहाँ की हम बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी वहाँ पे कुछ लिखित तौर पर एक उस तरीके से बनाया नहीं गया है। अब आप पूछेंगे कि जब लिखा हुआ नहीं है तो ऐसे कैसे किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइमरीली जो है वो आपके कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन्स या जो भी इवॉल्व किए हैं वो कन्वेंशन के थ्रू और जो चले आ रहे हैं वो वहाँ पे जो अब तो ये पार्लियामेंट जो लॉ बना रहे हैं उसके हिसाब से गवर्न होते हैं। कन्वेंशंस, लॉज और आपके जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट होते हैं आपके जुडिशियल सिस्टम के द्वारा, उनसे इसको गवर्न किया जाता है। हमारे यहाँ वहाँ पे क्या होता है, इसलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है ही नहीं कि इसके अंतर्गत आपको काम करना है। तो वहाँ पे जो है पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है, ठीक है, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वो सुप्रीम हो जाता है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं है। हाँ, हालांकि जुडिशरी जो है जो वहाँ के कोर्ट्स हैं वो अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मिनिस्टर्स जो हैं उनके एक्ट्स को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन ये अल्ट्रा वायरस एक्ट डिक्लेयर होने के बाद भी अगर पार्लियामेंट इस चीज़ के ऊपर वापस से अगर लॉ बना देती है, यानी इस इलीगल एक्ट को वो लीगल कर देती है पार्लियामेंट में लॉ पास करके, तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती है। हमारे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो हम लोग जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट जुडिशियल एक्टिविज़म जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू का जो ये कॉन्सेप्ट है वो हम लोग मारबरी वर्सेस मैडिसन के केस से अडॉप्ट किए हैं, जो कि एक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू का जो ये कॉन्सेप्ट है कि आप पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट से चेक किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये है कि नहीं है। हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं जो कि केशवानंद भारती के केस में आया है, और केशवानंद भारती के केस से ही हमको ये मिलता है कि हम बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी इसमें इस बात पे भी डिफरेंस होती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को हम इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश का जो ब्रिटिश लॉज है उसको हम इवोल्यूशनरी लॉ कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। तो यहाँ पे जो भी लॉज प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहे हैं, इनका जो ये चीज़ है ये इवॉल्व किया है विथ टाइम। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉज को अमेंड किया जा सकता है। ये ना तो बहुत फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट किसी भी तरीके से लॉ बना सकती है, किसी भी बात पर लॉ बना सकती है और उसके लिए उसको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आपको लॉ बनाना है तो बहुत सारे ऐसी, मतलब 368 में आर्टिकल में अगर आप देखेंगे अमेंडिंग पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट के बारे में, तो वहाँ पे अमेंडमेंट का जो पावर दिया हुआ है वो 3 तरीके से अमेंडमेंट हो सकती है। एक तो कि आप सिंपल मेजॉरिटी के तरफ से सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी से भी आप कर सकते हैं, या तीसरा तरीका है कि स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है और ना ही ये आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस लाइज इन बिटवीन। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये चीज़ है कि हम लोग एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ये कॉन्सेप्ट हम लोग कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो आपका प्रिंसिपल है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि पावर जो होता है वो सेंटर के पास होता है। सेंटर एक यूनिटरी की तरह काम करती हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिर्फ सेंटर के पास पावर नहीं है लॉ बनाने का, बल्कि स्टेट के पास भी पावर है लॉ बनाने का। वहीं कॉन्फेडरेशन, या जो आप कह सकते हैं, एक तो यूनिटरी हो गया, फेडरल हो गया, या कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्फेडरेशन क्या होता है कि यूनिट्स जो हैं वो एक साथ आते हैं, जुड़ते हैं और वो एक स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक अपोजिट वर्ड है यूनिटरी वर्ड का, ठीक है। तो इंडिया को हम फेडरल स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल पे रखते हैं। यूनिटरी पावर जो है, यूनिटरी फीचर जो है वो हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, और वहीं यूनिट्स जो है एक साथ आए हैं और सेंटर को एम्पावर किए हैं कि वो एक नेशन में कॉन्स्टिट्यूट करें। वहाँ पे इन सारे यूनिट्स को इक्वल पावर है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं, ये जो है वो हम यूएसए में देखते हैं और ईयू में यानी यूरोपियन यूनियन में देखते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कि रोल ऑफ कन्वेंशन। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की सारी चीज़ें जो है वो कन्वेंशन से चलती है। तो इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कन्वेंशन से चलती है। हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे यहाँ भी जो है वो कन्वेंशन के हिसाब से चलती है। जैसे कि डिप्टी स्पीकर जो है वो जनरली हमारे यहाँ कन्वेंशन है ऐसा कि वो अपोजिंग पार्टी यानी कि अपोजिशन पार्टी का ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट तो है, ठीक है। उसके कार्यकाल, उसके कामों में किसी भी और जगह से हस्तक्षेप नहीं, उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है कि वो संविधान की सुरक्षा करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हटाया नहीं जा सकता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर उनको हटाया भी जा सकता है। उसी तरीके से अगर हम ब्रिटेन का भी देखें, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ है कि सेफ गार्डिंग प्रोविज़न दिया हुआ है। सीरियस मिसबिहेवियर के केसेस में प्रोसीड्योर दिया गया है कि दोनों हाउस के कंसेंट के बाद जजेस को हटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोनार्की, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो फॉलो करता है, जहाँ पे सिर्फ
किंग जो हैं उनको हेड माना जाता था। लेकिन अब क्या होता है, क्राउन के अंदर वो आते हैं। अब क्राउन, उसमें आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ये पूरे जो बॉडी ऑफ पीपल जो गवर्न करते हैं स्टेट को, उसको जो है वो क्राउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में ये चीज़ जो है वो हमारे से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके का कोई पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं उनको हम प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड हैं। तो हमारे यहाँ के जो हेड हैं उनको इलेक्ट किया जा सकता है, इलेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ का जो ये किंग और क्वीन का पोस्ट होता है वो हेरिडिटरी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपके पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर में क्या अंतर है। हालांकि आप देखेंगे कि दोनों ही सिस्टम में दोनों ही इंडिया और ब्रिटेन दोनों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसमें एक बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। और वो ये डिफरेंस है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन से ही इलेक्ट उनके मेंबर होने चाहिए, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोअर हाउस। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की बात नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर या फिर लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, यानी कि अपर हाउस या लोअर हाउस दोनों में से किसी भी एक चेंबर के मेंबर वो हो सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये डिफरेंस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव फ़ीचर्स के बारे में। तो लेजिस्लेटिव फ़ीचर्स के बारे में ये है कि पार्लियामेंट, एक तो आप बात समझ चुके हैं कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, ये ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड, वी गिव लिमिटेड पावर टू आवर पार्लियामेंट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड जाके लॉ नहीं इनैक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये बात होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि अपर हाउस होते हैं। ठीक है, अपर हाउस होते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में भी आपका डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डुअल चैम्बर्स हैं। क्या है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन्स को लोअर हाउस कहा जाता है। तो अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राज्यसभा में डिफरेंस समझते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो सबसे वीकेस्ट फॉर्म ऑफ अपर हाउस माना जाता है। अगर बात किया जाए अपर हाउसेस के बारे में, तो सीनेट जो है, यानी कि यूएस का अपर हाउस, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अपर हाउस माना जाता है। अब सीनेट के पास क्यों इतना पावर है, और सीनेट के पास क्या ऐसा पावर है जो कि उसको एक यूनिक और स्ट्रॉन्गेस्ट अपर हाउस कहा जाता है उसको। तो सीनेट के पास पावर होता है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को रेटिफाई करे और हायर अपॉइंटमेंट्स को रेटिफाई करे, जो कि उसके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं होता है। ये एक स्पेशल पावर है जो कि सिर्फ सीनेट के पास अवेलेबल होता है। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा यानी इंडिया का अपर हाउस, इसके भी कुछ इस तरीके के फीचर हैं जो कि उसको स्पेशल पावर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल 249, स्टेट से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है तो उसके बारे में इनिशिएट कौन करेगा, तो राज्यसभा करेगा। उसी तरीके से क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में भी आर्टिकल 312 में स्पेशल पावर दिया गया है राज्यसभा को, जो कि आपके हाउस ऑफ जो आपके लोकसभा है, तो लोकसभा में ये पावर नहीं है। तो राज्यसभा और लोकसभा में ये कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स राज्यसभा को भी दिए गए हैं। अदरवाइज़ देखा गया है कि राज्यसभा को भी एक डिलेइंग चेंबर के नाम से जाना जाता है, यानी कि अगर मनी बिल के रिस्पेक्ट में, खासकर कि मनी बिल अगर वो सहमत नहीं भी है उस मनी बिल से, तो भी वो 14 दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं और उसको पास करना पड़ेगा। लेकिन वहीं हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स को देखें, यानी ब्रिटेन के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जाएं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पावर को देखें, तो वहाँ हमको समझ में आता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक वीकेस्ट फॉर्म ऑफ अपर हाउस है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का क्या है कि उसको सिर्फ एक डिलेइंग चेंबर कहा जाता है ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के रिस्पेक्ट में। ऑर्डिनरी बिल वो जो है, अगर वो सहमत नहीं है उस बिल को पास करने के लिए, तो ऑर्डिनरी बिल को वो 1 साल तक और मनी बिल को वो 1 महीने तक डिले कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास और इस तरीके का कोई भी स्पेशल पावर और फीचर नहीं देखा गया है जो उनको एक यूनिक अपर चेंबर का दर्जा दे सके।
तो ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो कि हम यूएस यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, खासकर आज हमने यूके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम में। अच्छा, एक और लास्ट चीज़ मैं जाते जाते बताऊँगी, स्पीकर से रिलेटेड डिफरेंस। ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है वो किसी भी, अगर वो स्पीकर बन जाता है तो वो किसी भी हाउस का नहीं हो, किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर वो किसी पार्टी का है तो वो स्पीकर नहीं बन सकता है। उसके अलावा से अगर वो स्पीकर कोई भी, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर वो लड़ता है, तो जब तक कि वो अपना रेजिग्नेशन ना दे सके, वो अनकंटेस्टेड, यानी कि वहाँ से कोई और व्यक्ति लड़ नहीं सकता है चुनाव, और वहाँ पे वो अनकंटेस्टेड उसको लड़वाया जाता है। ये एक यूनिक फ़ीचर है जो कि ब्रिटिश स्पीकर के लिए ये होता है। वहीं अगर हम लोकसभा के स्पीकर के बारे में जानें, तो स्पीकर को ज़रूरी नहीं होता है कि वो रिज़ाइन करें पार्टी से, ठीक है, वो किसी पार्टी के हो सकते हैं। उसी तरीके से वो अगर इफ़ ही और शी डिसाइड्स टू रिज़ाइन, ही शी विल नॉट बी डिसक्वालीफाइड फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको डिसक्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता है। और इस तरीके का इंडिया में कोई कन्वेंशन नहीं है कि जहाँ से वो इलेक्शन लड़े वो अनकंटेस्टेड सीट हो, ठीक है। तो ये भी चीज़, ये इंडिया के स्पीकर के बारे में ये चीज़ आपको दिया गया है। वहीं अगर यूएस के स्पीकर के बारे में बात करें तो यूएस के स्पीकर जो हैं वो पार्टी मैन होते हैं। वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वो उसको फेवर दे सकते हैं, वो इस तरीके से चीज़ जो है वो कर सकते हैं। और स्पीकर जो है वो बिगिनिंग में ही वोट कर सकते हैं। जैसे स्पीकर इंडिया में क्या होता है कि स्पीकर को बिगिनिंग में वोट करने का पावर नहीं होता है, लेकिन अगर कोई असमंजस्य की सिचुएशन हो जाती है, अगर इक्वल वोटिंग होती है, तो उस टाइम पे स्पीकर वोट दे सकते हैं। तो ये चीज़ यूएस में नहीं है। यूएस में स्पीकर जो है वो शुरुआत में ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ब्रिटिश की बात किया जाए तो ब्रिटिश का स्पीकर जो होता है, ब्रिटेन का स्पीकर जो होता है, उसका पोजीशन जो है वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस और डिग्निटी भरा हुआ होता है। वहाँ का ये कन्वेंशन है कि वंस अ स्पीकर इज़ ऑलवेज़ अ स्पीकर। जब तक स्पीकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो अनचैलेंज्ड होगा, ठीक है। जब तक वो फॉर्मल रेजिग्नेशन नहीं देता है तब तक वो इस तरीके से होगा। जैसे ही वो स्पीकर अपॉइंट होगा उसको अपने पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन कर देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ जो है वो ब्रिटिश स्पीकर में देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पावर जो है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड है इंडियन स्टेट्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पावर जो है वो यूनिफाइड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में किंग और क्वीन है। मोनार्की की बात किया जाए तो पोजीशन जो है वो किंग का हेरिडेटरी होता है, इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। किंग जो है वो इम्यूनिटी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी इंजॉय करता है। ऐसा माना जाता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करते हुए उनको मिसयूज़ किया जा सकता है। किंग के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उसको हम गोल्डन ज़ीरो के नाम से भी जान सकते हैं। और इंडिया में ये क्लैरिटी नहीं था। 24th अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट जो है उसको रेफ़र करने से ये पता चलता है कि 24th अमेंडमेंट के हिसाब से ये बात आई थी कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बल्कि लेकिन यही चीज़ अगर 44th अमेंडमेंट में देखा जाए तो 44th अमेंडमेंट के हिसाब से प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन के चीज़ को और स्कोप को बढ़ाया गया, और ये कहा गया कि ही और शी could now send the request back to the COM, that is Council of Ministers, through though only once। तो इस तरीके से पावर और डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन किंग के पास नहीं होता है। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे यूके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप ये लेक्चर एंजॉय किए होंगे। आगे हम लोग कुछ और इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए